15 अगस्त 1947 अमृतसर स्टेशन के स्टेशन मास्टर छैनी सिंह विलाप में डूबी शरणार्थियों की भीड़ के बीच से आगे जा रहे थे। स्टेशन पर नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस आई थी, जिसे 4 हथियारबंद सैनिक गार्ड कर रहे थे। लाहौर से आई इस ट्रेन की सारी खिड़कियां खुली थी, लेकिन दरवाजे सारे बंद थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई थी, लेकिन एक भी यात्री नीचे नहीं उतरा था, क्योंकि उस ट्रेन में एक भी यात्री जिंदा था ही नहीं। डिब्बे के फर्श पर लाशों का ढेर पड़ा था और डिब्बे का हर कोना खून से सना था। लाशों से भरी इन ट्रेन्स को नाम दिया गया घोस्ट ट्रेन्स, और ऐसी 40 से ज्यादा ट्रेन्स उस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच चली थी। लेकिन ये तो बंटवारे का सिर्फ एक सच है। आइए जानते हैं बंटवारे से जुड़े और 14 तथ्य जो आज भी अनसुने अनकहे हैं। इनमें भी टॉप 5 तो ऐसे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। नंबर 14, पार्टीशन ऑफ ताजमहल। बंटवारे के दौरान मुस्लिम समुदाय की ये मांग थी कि ताजमहल को टुकड़ों में तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए और वहां जाकर फिर से बनाया जाए। आखिरकार वो मुगल साम्राज्य की निशानी है, लेकिन उनकी इस मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया और ताजमहल भारत का ही हिस्सा रहा। नंबर 13, सिंधु नदी का भारत में विलय। बंटवारे के वक्त कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी को भारत का ही हिस्सा रखा जाए, क्योंकि बिना सिंध के हिंद का अस्तित्व ही नहीं। और वैसे भी भारतीय संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे ही फली फूली थी। लेकिन प्रैक्टिकली इस मांग को पूरा करना पॉसिबल नहीं था। नंबर 12, माउंटबेटन्स फेलियर। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भारत की आजादी के कुछ घंटों पहले, जब पंजाब और बंगाल दंगों की आग में झुलस रहे थे, वहां नरसंहार हो रहा था, तब उस वक्त के गवर्नर यानी लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजी मूवी माय फेवरेट ब्रुनेट देख रहे थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन ये बात तो सच है कि माउंटबेटन बंटवारे की परिस्थिति को संभालने में पूरी तरह से असफल रहे थे। माउंटबेटन ने अपना ज्यादातर समय रेफ्यूजीज के पुनर्वसन और उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगाने की बजाय इंडिपेंडेंस डे की पार्टीज तथा सेरेमनीज होस्ट करने में लगाया था। नंबर 11, लेट रिलीज ऑफ न्यू मैप्स। ये बात शायद ही किसी को पता होगी, पर विभाजित हुए भारत और पाकिस्तान के नए नक्शे आजादी के सिर्फ 2 दिन पहले ही रिलीज किए गए थे। अब क्योंकि उस वक्त जानकारी पहुंचाने का कोई फास्ट माध्यम मौजूद नहीं था, इसीलिए न्यूज़पेपर के जरिए इन नक्शों को पूरे भारत में फैलाया गया, जिसका परिणाम ये आया कि अविभाज्य भारत के दूर दराज में बसे कई गांवों तक नक्शे पहुंचते पहुंचते 1 दिन तक लग गया और वहां बसे लोगों को स्थानांतरित होने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटों का समय मिला। इसी लापरवाही के कारण पूरी दुनिया ने देखा विश्व का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन। नंबर 10, लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुए इस बंटवारे ने तकरीबन 20 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 में अविभाज्य भारत की कुल आबादी ही 38 करोड़ थी। बंटवारे के कारण हजारों की आबादी वाले गांव एक ही रात में उजड़ गए। ऊंट, घोड़ा, बैलगाड़ी, स्कूटर, ट्रेन, बस, ट्रक, जिसे जो मिला वो उसमें बैठकर लोग यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे थे। जिन्हें कुछ नहीं मिला वे चल के ही या भारत या पाकिस्तान जा रहे थे। सैकड़ों लोगों का काफिला एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही जा रहा था। नंबर 9, अर्ली इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। असल में भारत को आजादी 1948 में मिलने वाली थी। जी हाँ, उस वक्त के ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया था कि इंडिया को आजादी 3 जून 1948 को मिलेगी। लेकिन भारत में उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे चरम पर थे और माउंटबेटन इन दंगों का इल्जाम अंग्रेज हुकूमत पर डालना
नहीं चाहते थे, इसीलिए माउंटबेटन ने 10 महीने पहले ही भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। हालांकि आज़ादी की तैयारियां करने के लिए भी हमें सिर्फ 5 हफ्तों का समय मिला था। नंबर 8, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये बात शायद ही किसी को पता होगी, पर माउंटबेटन पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त की सुबह आज़ाद करना चाहते थे। लेकिन नेहरू कुछ ज्योतिष शास्त्रियों से बात करके मुहूर्त सही ना होने का कहकर सुबह आज़ादी लेने से मना कर देते हैं। हालांकि एक कहानी ये भी है कि माउंटबेटन खुद दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में मौजूद रहना चाहते थे, इसीलिए दोनों देशों को अलग अलग समय पर आज़ाद किया गया। नंबर 7, डिजाइन ऑफ फ्लैग्स। भारत के झंडे की भी एक अलग कहानी है। आजादी के कुछ दिनों पहले बॉम्बे के गवर्नर जॉन कॉलवेल माउंटबेटन को एक लेटर लिखते हुए कहते हैं कि 15 अगस्त के दिन अगर उन्हें ब्रिटिश फ्लैग या यूनियन ऑफ जैक जिसमें ना लगा हो वैसा कोई फ्लैग होस्ट करने को मिला तो वे तुरंत ही भारत छोड़ देंगे। इसीलिए माउंटबेटन खुद इंडिया और पाकिस्तान का झंडा बनाने में जुट जाते हैं। इंडिया के फ्लैग के लिए माउंटबेटन स्वराज का झंडा लेते हैं और उसके एक कोने पर यूनियन ऑफ जैक लगा देते हैं, जबकि पाकिस्तान के झंडे के लिए मुस्लिम लीग का फ्लैग लेकर उस पर भी यूनियन ऑफ जैक लगाया जाता है। लेकिन जब ये झंडे नेहरू और जिन्ना को मिलते हैं तब वे दोनों ही उस झंडे को स्वीकृति नहीं देते। जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम झंडे पर क्रिश्चियन क्रॉस का होना मुस्लिमों की भावना के खिलाफ है, जबकि नेहरू उस झंडे के विरोध में अशोक चक्र अंकित तिरंगा भेजते हुए साफ साफ मना कर देते हैं। नंबर 6, नो सेलिब्रेशन ऑन फ्लैग रिट्रीट। नेहरू ने माउंटबेटन को वचन दिया था कि ब्रिटिश झंडे के अवतरण यानी उसे नीचे उतारते समय कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, ताकि अंग्रेजों की भावना आहत ना हो। और हुआ भी कुछ वैसा ही। सभी सेलिब्रेशन इंडियन फ्लैग होस्टिंग के समय ही हुए। नंबर 5, एब्सेंस ऑफ गांधी इन इंडिपेंडेंस सेरेमनी। कई लोगों का मानना है कि बंटवारे का कारण गांधी जी है, पर हकीकत में गांधी जी ने भारत की आज़ादी के दौरान होने वाली किसी भी मीटिंग या सेरेमनी में हिस्सा लिया ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त वे दंगे कंट्रोल करने के लिए बंगाल में मौजूद थे और गांधी जी ने बंटवारे का विरोध करते हुए साफ साफ कहा था कि बंटवारे को मेरी लाश से गुजरना होगा। नंबर 4, पार्टीशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। इस बंटवारे के दौरान यह तय किया गया था कि हर चीज का बंटवारा 80 और 20% के हिसाब से होगा। 80% चीजें भारत में रहेगी, जबकि 20% पाकिस्तान को मिलेगी। इसी बंटवारे पर निगरानी रखने का काम इंडिया की तरफ से किया था खुद सरदार पटेल ने, जबकि पाकिस्तान की ओर से ये काम जिन्ना कर रहे थे। ये विश्व का पहला और शायद आखिरी बंटवारा था जिसमें हर उस चीज को बांटा गया जिसे स्थानांतरित किया जा सकता था। कांटा, चम्मच, टेबल, कुर्सी, पर्दे, कागज, पेन, किताबें, पेपरवेट, पोस्टल स्टैम्प, टेलीफोन, टायर्स, ट्रेन, डिब्बे, ऑफिशियल फाइल्स, हथियार, मिलिट्री, हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सिविल सर्वेंट, प्लेन, मिनरल्स, कैश रिजर्व्स, गोल्ड, यहाँ तक कि नट और बोल्ट तथा स्क्रू तक को बांटा गया था। लेकिन जब बारी आई गवर्नर के 12 रथों की, तब मामला थोड़ा गर्मा गया। इन 12 रथों में से 6 सोने के और 6 चांदी के बने थे। पाकिस्तान और भारत दोनों ही सोने के रथ चाहते थे, लेकिन आखिर में फैसला सिक्का उछाल कर किया जाता है और भारत के हिस्से में सोने के रथ आते हैं। नंबर 3, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स फॉर पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं आजादी के बाद भी तकरीबन 1 साल तक भारत ही पाकिस्तान के लिए नोट्स छापता था। बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से एक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, इसीलिए भारत पाकिस्तान के लिए भी नोट छापने को राजी हो जाता है। 1 अप्रैल 1948 को भारत पाकिस्तान को नोट्स का पहला कंसाइनमेंट डिलीवर करता है। इन नोट्स पर लिखा होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई गवर्नर की साइन भी होती थी। हालांकि पाकिस्तान ने इनमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लिखवाया था। भारत ने 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान को नोट सप्लाई किए। नंबर 2, 40,000 रुपीस द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान।
भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाने वाले का नाम था सिरिल रैडक्लिफ। और मजे की बात तो ये है कि रैडक्लिफ 1947 से पहले कभी भारत आए ही नहीं। रैडक्लिफ इंडिया की जियोग्राफी, संस्कृति और रहन सहन से बिल्कुल ही अनजान थे और उसे ये बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम और 3000 पाउंड दिए थे। जरा सोचिए, इंसान की जान कितनी सस्ती थी। लगभग 38 करोड़ लोगों की जिंदगी तय करने के लिए रैडक्लिफ को 40,000 रुपए मिले। सिरिल रैडक्लिफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि बॉर्डर्स को कुछ इस तरह से बनाया जाए जिससे ज्यादा हिंदू भारत में और ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रहे। लेकिन बॉर्डर्स बनने के बाद भी पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख हिंदू और भारत में तकरीबन 50 लाख मुसलमान ऐसे थे जिन्हें अपनी जान के जोखिम पर सरहद पार करनी थी। नंबर 1, रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस बंटवारे ने करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। कौमी दंगे भड़के और लाखों लोग बेवजह ही मारे गए। बॉर्डर पर बसे बहुत से गांव की लड़कियां जिनकी शादी कभी अविभाज्य भारत के गांव में हुई थी, अब एक ही रात में एक देश उनका मायका और दूसरा देश उनका ससुराल बन गया। आज भी इंडिया पाक बॉर्डर पर बसे कई गांव ऐसे हैं जहां की लड़कियां शादी के बाद कभी अपने पिता के घर गई ही नहीं और ना ही कभी आई। बंटवारे से जन्मे कौमी दंगों ने लोगों के अंदर एक अलग ही कंपटीशन को जन्म दिया, कंपटीशन ऑफ किलिंग्स। पाकिस्तान से लाशों भरी ट्रेन्स इंडिया भेजी जाने लगी और बदले में इंडिया से लाशों से लदी ठोस ट्रेन्स पाकिस्तान भेजी जाने लगी। हत्या की इस होड़ ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सटीक आंकड़ा तो कोई पता नहीं लगा पाया, पर एक अनुमान के मुताबिक बंटवारे के कारण 2 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। गांव के गांव उजड़ गए। लाखों लोग जो कभी अमीर हुआ करते थे वे एक ही रात में रेफ्यूजी बन गए और रेफ्यूजी कैंप्स की हालत तो इतनी दयनीय थी कि 1 लाख लोगों के लिए बनाए रेफ्यूजी कैंप में 3-3 लाख लोग रह रहे थे। इस बंटवारे का सबसे बड़ा खामियाजा भुगता महिलाओं ने। लगभग 75,000 से ज्यादा महिलाएं इंसानी भेड़ियों का शिकार बनी। कई महिलाओं का अपहरण हुआ, कईयों के साथ दुष्कर्म हुआ तो कई महिलाओं का शोषण हुआ। यहाँ तक कि रेफ्यूजी कैंप्स में भी महिलाओं का शोषण हुआ था। महिलाओं की हालत इतनी दयनीय थी कि ज्यादातर महिलाएं घर से निकलते वक्त जहर साथ लेकर चलती थी ताकि वे अपने शरीर को उन भेड़ियों के हाथों से बचा सके। दोस्तों, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि 1947 के उस बंटवारे के दौरान लोगों ने क्या कुछ सहा होगा, उनकी वेदना क्या होगी और उन पर क्या बीती होगी। मुझे और आपको आज़ादी मुफ्त में जरूर मिली है, पर हमारे पूर्वजों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसीलिए हमारी सरकार ने बंटवारे से ग्रसित लोगों की याद में 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स के नाम पर याद करने का तय किया है। जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके इस वीडियो पर जो भी सुझाव या विचार हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ।